नमस्ते। मैडम का शुरुआत लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेटली माई हेल्थ इज़ नॉट इन माई फुल स्विंग, दैट्स वाई द वीडियो गॉट डिलेड। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कॉस्मिक इंटेलिजेंस को, और ये वीडियो माइट बी क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो सकता है, इसका दूसरा पार्ट भी बन सकता है। तो लेट मी first record this video. If I am able to finish the thing which I want to discuss, then it's fine. If it will take time, then I will record the second part also. Then after that I will move on to the next level of video. तो हमें क्या समझना है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को समझने के पहले हमें क्या समझना होगा, भगवान जी क्या होते हैं। तो भगवान जी को समझने के लिए एक छोटा सा एनालॉजी लेंगे। गॉड इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, हमारे पिताजी माताजी की तरह हैं। तो एक बच्चा होता है, एक पेरेंट होते हैं, उनका एक चाइल्ड होता है सपोज। तो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से मान लीजिए कोई झूठ बोल दिया, ही लाइड अबाउट समथिंग, वी यूजुअली डू। एक जो हम लोग बचपन में हमेशा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बाद हम लोग अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, डरते हैं। वी फियर आवर पेरेंट। वाई डू वी फियर आवर पेरेंट? बिकॉज वी आर हाइडिंग समथिंग। तो फियर कम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर वी हैव सर्टेन हिडन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। हमारा एक हिडन एस्पेक्ट है जो कि हमें पता भी हो सकता है, समटाइम वी डोंट नो दैट एस्पेक्ट। तो मैं इसको एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना से आपको दिखा रहा हूँ, और इसको मैं कन्वेंशनल थ्योरी से कोरिलेट करूँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलते जाता हूँ। तो इसको कन्वेंशनल साइकोलॉजिकल थ्योरी से, थ्योरिस्ट वगैरह से कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा। तो एक थ्योरिस्ट हैं जोहारी, उनका थ्योरी है जोहारी विंडो। उन्होंने 4 विंडो को बनाया। पहला विंडो जिसको बोला कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। दूसरा विंडो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको नहीं पता है लेकिन पूरी दुनिया को पता है। तीसरा विंडो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो ये तीनों चले ठीक है। तो और एक आखिरी विंडो जो होता है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट विंडो, ऐसा विंडो जो कि ना आपको पता है ना ही पूरी दुनिया को पता है। तो आप किस जगह पे लाई करते हैं, आपको इन चारों विंडो को डिग इन करना पड़ता है। लोग पहला, दूसरा और तीसरा को तो पता कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, बाय एनी मीन, बाय द हेल्प ऑफ अदर्स। बट दिस विंडो दैट इज़ द डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर वुंड, जो भी बोल सकते हो, इस विंडो का पता चलना बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में। बिकॉज अगर ये विंडो अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को नेगेटिवली ट्रिगर किया जाता है बाय नेगेटिव फोर्सेस ऑल्सो, क्योंकि उनको पता होता है कि आपके अंदर कुछ सर्टेन एस्पेक्ट है जो कि जिसको आपने हील नहीं किया है, जो कि आपको भी नहीं पता है। इसलिए ये डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर वोंट सब कुछ पता होना चाहिए। मैं ऐसा इसको क्यों बताया, इसको इससे मैं कोरिलेट करूँगा। तो जो भी आपके अंदर का जो भी फियर आपके अंदर से इमेनेट बाहर निकल रहा है, वो फियर क्यों है? बिकॉज देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट इन यू विच आर स्टिल हिडन इनसाइड ऑफ यू, जो कि आपको भी नहीं पता है और वो पूरी दुनिया को भी नहीं पता है। अब उसको कैसे पता करें? तो उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट मेथड इज़ सेल्फ इंक्वायरी। आपको खुद के अंदर झांकना होगा, देयर इज़ नो अदर वे राउंड। अब कैसे झांकोगे? या तो गुरु का मदद लो या तो खुद से सेल्फ इंक्वायरी करो। बिकॉज समटाइम दीज आर दिस सच डीपेस्ट एरिया जो कि आपको खुद ही पता करना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट सरेंडर माने जा सकते हो कि आप भगवान के प्रति कंप्लीटली सरेंडर हो।
जस्ट सेइंग दैट यू आर सरेंडर टू गॉड इज़ नॉट इनफ। भगवान को सरेंडर का मतलब क्या होता है? व्हेन यू सरेंडर टू गॉड, पेरेंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गॉड को। गॉड इज लाइक आवर पेरेंट, मदर एंड फादर। चाइल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है अस, हम लोग, वी ह्यूमंस। तो जब हम लोग भगवान को सरेंडर होते हैं, व्हेन वी सरेंडर टू गॉड, जब हम लोग भगवान को सरेंडर होते हैं तो हम लोग अपने लाइट को तो सरेंडर करते ही हैं, लेकिन अपने डार्कनेस को भी सरेंडर करते हैं। सरेंडर, और जब ये डार्कनेस को हम लोग सरेंडर करते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ हाइड करते हैं, समथिंग वी आर हाइडिंग फ्रॉम आवर पेरेंट, तब हम लोग क्या करते हैं? फेयरफुल होते हैं कि कैसे उनको पता चल जाएगा तो क्या होगा। दैट्स इज लाइक दैट कि हम लोग कुछ हाइड कर रहे हैं भगवान से। देयर इज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अस विच इज़ हिडन इनसाइड अस, जो कि हम लोग इनवर्ट कम्प्लीटली झांक कर नहीं देखे, इसलिए भगवान से फेयर करते हैं, डरते हैं। जैसे जैसे आपका डिगिन करोगे, अंदर डिगिन करोगे, तो आपका फेयर जो है वो मैनिफेस्ट होगा ट्रू डिवोशन, भक्ति में। एंड भक्ति इज लाइक अ इनवर्ड जो आपके अंदर का एक कोर इंटेलिजेंस है। भक्ति इज वेरी डीप कोर इंटेलिजेंस, वो लव में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये डार्कनेस को सेल्फ इंक्वायरी से आपको पता करना है। और जब आप डार्कनेस को सरेंडर करते हो तो एक एस्पेक्ट होता है, भगवान आपके इस डार्कनेस को रिलीज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रिगर करेंगे। बिकॉज अगर ये डीपेस्ट डार्केस्ट आपका डार्कनेस, डीपेस्ट डार्केस्ट कोर एरिया है जो कि आपने कभी नहीं देखा, तो इसको रिलीज करना इतना आसान भी नहीं होता है। और ये डीपेस्ट डार्केस्ट कोर एरिया हाई डायमेंशन के जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग होते हैं, नेगेटिवली ओरिएंटेड, वो इस डीपेस्ट डार्केस्ट कोर एरिया को बार बार ट्रिगर करते हैं। बिकॉज दे नो बाय ट्रिगरिंग दिस एलिमेंट दे कैन हार्वेस्ट योर एनर्जी फॉर देयर यूज़। मैं आगे बताऊंगा सब कुछ एनर्जी के सेंस में कैसे हम लोग भी किसी के एनर्जी सिग्नेचर के लोअर स्ट्रेटा में आते हैं। जैसे हम लोग फूड चेन में, हम लोग ह्यूमन चेन में, फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं ह्यूमंस, बट स्टिल इन द एनर्जी स्ट्रेटा इसी चेन में हम लोग भी लोअर लेवल पे आते हैं ह्यूमंस। अगर अनकॉन्शियस स्टेट में, अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहें तो हम लोग भी लोअर लेवल स्ट्रेटा में आते हैं, जहाँ पे हमारे एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है थ्रू वेरियस मीन्स। वो अभी आपको नहीं बताऊँगा, आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। तो इसलिए भगवान को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भगवान को सरेंडर करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। आपका ईगो का डिमोलिश, जब ये डार्केस्ट एरिया को आप सरेंडर करते हो तो आपका ईगो डिमोलिश कम्प्लीटली होता है। जब ईगो डिमोलिश होता है तो आपको समझ में आएगा कि ईगो डिमोलिश होना इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, इज़ नॉट अ प्ले। आपका जब इसको एनर्जी के सिग्निफिकेंस में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ईगो डिमोलिश होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर इंसान में, जब तक मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ माई ईगो दैट इज़ स्पीकिंग। मैं खाना खा रहा हूँ, इट इज़ माई ईगो ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज़ डिमांडिंग द फूड। ईगो का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। ईगो सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी से जेलस हो रहा हूँ वो मेरा ईगो है। ईगो का बहुत सटलेस्ट फॉर्म होता है। ईगो इज़ अ बिग थिंग। तो पहले तो हम लोग भगवान को सरेंडर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट आता है, फेथ एंड बिलीफ। तो फेथ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको लिबरेशन की तरफ ले जाएगा, एंड बिलीफ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको कॉन्स्ट्रेंट करेगा, किसी चीज़ में आपको बांध के रख देगा। तो जब भगवान को सरेंडर करते हो तो आपको फेथ होना चाहिए। क्यों फेथ होना चाहिए? मैं इसका एक छोटा सा तर्क दूंगा। तो जब भगवान, जैसे मैडम माँ बोलती हैं कि आपको भगवान अगर बोले कि किसी क्लिफ से, पहाड़ से कूद जाना है, तो आपको फेथ है तो कूद जाओगे। बट देयर इज ऑलवेज अ कैच। अगर भगवान आपको पहाड़ से कूदने के लिए बोलेगा, दिस मीन्स इटसेल्फ मीन्स दैट भगवान ने आपको सब कुछ सिखा दिया है कि अगर कूदोगे तो आप ग्रेविटेशन को कैसे आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो, आप उड़ सकते हो, या कुछ सर्टेन एक्टिविटीज, सर्टेन
स्किल सेट आपको दे दिया गया होगा जिसको आप यूज़ करके अपना हेल्प कर सकते हो। दैट्स वाई फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको कहीं से भी कुछ भी करने के लिए दे देगा, बट वो इवेंट सिर्फ आपको पता होगा, क्योंकि वो पूरा दुनिया अनकॉन्शियस है। चूँकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ चुके हो, तब आपको भगवान को इवेंट देगा करने के लिए। इसके लिए आपको फुल्ली फोर्टिफाई किया जाएगा, आपको फुल्ली मतलब सारा तीर कमान हथियार सब कुछ दे दिया जाएगा। यू विल नो एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल डिटेल अबाउट एवरी सिंगल थिंग। फेथ का मतलब ये होता है। बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ आपको कांस्टेंट करता है। बिलीफ एक सर्टेन छोटा सा इंटेलेक्ट को आपको इग्नाइट करता है, एक छोटा सा नॉलेज का एक पार्ट दे दिया गया, अब उसी को आप सच मानने लगोगे। तो बिलीफ नहीं करना है, हमें भगवान के प्रति कंप्लीट फेथ रखना है। फेथ रखोगे तब अच्छी बातों में वो सही है या गलत है, तब आप इंट्रोस्पेक्ट करके आपका सोल उसको पकड़ सकता है। दिस इज़ अ बिग फिलॉसफी। तो जब आप ये समझे तो ये इसका एस्पेक्ट क्या है। जब हम लोग फेथ को एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को एक्सरसाइज क्या करना है? कल्चरल डायनामिज्म को एक्सरसाइज करना है। अर्थात हमें अपने कल्चर को पकड़ के चलना है और उसको डायनामिक बना कर रखना है। उसके ग्रे एरियाज़ को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो, अगर उसके ग्रे एरियाज़ को आप पकड़ के रखोगे, मीन्स यू आर स्टिल कॉन्स्ट्रेंट इन सम मतलब किसी चीज़ से आप बंधे हुए हो, कॉन्स्ट्रेंट हो, ग्रे एरियाज। लेकिन उसको समझना इतना आसान नहीं है, बिकॉज मैं आगे बताऊंगा। जैसे मैं हर चीज़ों को साइंस और स्पिरिचुअलिटीज़ दोनों से कंबाइन करके बताता हूँ हमेशा। क्यों? बिकॉज आई एम एक्सरसाइजिंग अ सर्टेन एस्पेक्ट दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल डायनामिज्म। मैं करेंट स्ट्रेटा के नॉलेज को स्पिरिचुअलिटी से कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूँ कि यस, दिस स्पिरिचुअल साइंस इज ऑल्सो अ साइंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नॉलेज सिस्टम। तो आपको कल्चरल डायनामिज्म को एक्सरसाइज करना है। कुछ भी अननेसेसरी चीज़ों को बिलीफ पकड़ के नहीं चलना है। दिस होल यूनिवर्स इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अब आपको कॉस्मिक इंटेलिजेंस को आप फेथ रखो, मैं किसी न किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा। ऑलवेज रिमेंबर, मैं जो बता रहा हूँ आपको डिसर्नमेंट के साथ सुनना होगा। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग टू कि आप इसे सुनो ही सुनो, आप इसको समझो ही समझो। आपको अच्छा लगे सुनो, नहीं अच्छा लगे लिव इट आउटराइट एंड आप कुछ और जो आपको सुनने में अच्छा लगे आप वो सुनो। क्योंकि यहाँ पर वही लोग रुक सकते हैं जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, अदरवाइज और लोग यहाँ पे रुक ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी वेरी एक्सट्रीमली बोरिंग टू देम। तो हम लोग क्या समझे? फेथ को एक्सरसाइज करना है। जब हम लोग भगवान को सरेंडर हो जाते हैं तो हमारा फियर टुवर्ड गॉड भी मैनिफेस्ट होने लगता है लव में। फियर गॉड से क्यों होता है? बिकॉज वी आर हाइडिंग समथिंग टू गॉड। तो हम लोग अब क्या समझते हैं? इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को ब्रीफली डिकोड करते हैं। तो चलते हैं। तो ये सारा जो वीडियो है, आज का वीडियो मैं अम्बा को डेडिकेट करता हूँ। तो हम लोग कॉस्मिक होल फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन को, जो भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जो भी ये जो कॉस्मिक क्या बोल सकते हो, कॉस्मिक केओस जो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एनीथिंग यू डिज़ायर टू स्पीक। कॉस्मिक केओस बोलो, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलो, एनीथिंग। तो योगिक साइंस में 12 नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सोलार साइकिल। तो 11 से 12 के बीच में सोलार साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो सोलर साइकिल में जो भी माइक्रोनोवा इवेंट या सुपरनोवा इवेंट होता है, सुपरनोवा नहीं, अब माइक्रोनोवा ही समझ कर चलो, जो भी कोरोनल मास इजेक्शन होता है, इट लीड टू अ इजेक्शन ऑफ सर्टेन एनर्जी
energy to it, but that coronal mass is always reverted back to the sun surface. अब इसका इवेंट कैसे काम कर रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. वो एनर्जी आपके सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी को हाइटेंड करता है, चाहे वो निगेटिव पोलैरिटी का हो या पॉजिटिव पोलैरिटी का हो, जैसे हमारी टीचर दीदी बताते आई हैं. तो एवरीथिंग अंडर द सन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो 12 के नीचे, अब मैं नंबर्स के हिसाब से पहले बताऊंगा, फिर पंच महाभूत को बताऊंगा, फिर और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको कवर करूंगा. धीरे धीरे मैं आगे बताता चला जाऊंगा. आप लोग बस ध्यान से सुनिए. जो भी एनीथिंग अंडर द सन, 12 के नीचे का जो नंबर है दैट इज़ 11, 10, 9, 8. एवरीथिंग अंडर द सन इज़ फेमिनाइन मैनिफेस्टेशन. जो भी आप वेव देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, एवरीथिंग इज फेमिनाइन इन नेचर, मटेरियल इन नेचर. एवरी सिंगल थिंग इज मटेरियल नेचर. डजेंट मैटर वो वेवी क्यों ना हो, सब कुछ मटेरियल इन नेचर है. और 12 के ऊपर जो भी है, बियॉन्ड 12, इट इज़ नथिंगनेस. कुछ उसको आप कैसे है मैं बताता हूँ. हमारे अम्बा का जितना भी मंदिर है, देवी माँ का जो भी मंदिर है, वहाँ पे उनका त्रिशूल देखोगे तो हमेशा त्रिशूल सर्टेन 11 o'clock के डायरेक्शन में, सर्टेन एंगल में उनका त्रिशूल आपको मिलेगा. वो इसलिए क्योंकि 11 इज एसोसिएटेड विथ माता रानी, लॉर्ड अम्बा. तो 11 मीन्स 1 + 1 = 2, 11. तो अब नंबर्स के हिसाब से देखते हैं. 1 रिप्रेजेंट यूनिटी कॉन्शियसनेस, 0 represent complete void, 0 represent void और nothingness. 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटी कॉन्शियसनेस. ठीक. अब हम लोग इसको कैसे समझ रहे हैं. हम लोग एक सुपर कॉस्मोस को लेके चल रहे हैं. उसके अंदर एक क्रिएशन है, क्रिएशन के अंदर एक और क्रिएशन है. हम लोग इस तरीके से एक एल्गोरिदम के टर्म में इसको समझेंगे. तो जैसे एक प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम में एक लूप के अंदर सब लूप होते हैं और लूप होते हैं, उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स का एल्गोरिदम भी इसी तरीके से काम कर रहा है. तो इस यूनिवर्स के एल्गोरिदम को समझने का कोशिश करते हैं. तो 0 हम लोग बता दिए, इसको कंप्लीट वॉइड बोल सकते हो. 1 रिप्रेजेंट यूनिटी कॉन्शियसनेस बोल सकते हो. तो जब 1 यूनिटी कॉन्शियसनेस है आउटसाइड द क्रिएशन, हम लोग क्रिएशन के अंदर है, मीन्स आवर आत्मन इज क्रिएटर एंड इट इज़ राइडिंग द क्रिएशन. तो हम लोग जब क्रिएशन को समझना है तो अपने आप को समझ लेंगे तो क्रिएशन को भी समझ लेंगे. तो इसलिए सेल्फ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग अपने आप को ही समझ रहे हैं. बेसिकली इन दिस टर्म वी आर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ. 1 represent unity consciousness. So inside the creation it is start. ये पहला वीडियो में इस डायग्राम को मैंने डिस्कस किया था, आप उसको रिफ़र कर सकते हो. 2 represent feminine dimension. That's why 2 represent movement towards truth. तो आप किसी भी चीज़ को ट्रुथ की तरफ आप जाना चाहते हो, जब तक आपको उस ट्रुथ को जानने के लिए वेसल नहीं मिलेगा, एक मीडियम नहीं मिलेगा, जब तक आप ट्रुथ को नहीं जान सकते हो. अननेसेसरी. तो हम लोग को क्या मिला? एक बॉडी मिला इस ट्रुथ को जानने के लिए. टू अंडरस्टैंड दैट यूनिटी कॉन्शियसनेस को इन टर्म ऑफ अवेयरनेस हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं किसके माध्यम से? इस बॉडी के माध्यम से. तो 2 represent feminine, that's why inside the creation it is movement toward truth. 3 represent duality. अब duality कैसे है ये बताता हूँ. अब duality कैसे है? एवरीथिंग अंडर दिस, जो भी आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज कॉन्शियस. मैं पहले भी बताया हूँ एवरीथिंग इज कॉन्शियस बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग. अब वो कैसे कॉन्शियस है वो प्रीवियस वीडियो को आप रेफर करो. एवरी सिंगल थिंग इज कॉन्शियस. तो ये कॉन्शियसनेस को सब कॉन्शियस तो है, बट एवरीथिंग इज अवेयर अबाउट इट? नो. तो अवेयरनेस के लिए एक परफेक्ट बायो ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म चाहिए. बायो ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म एक सर्टेन डेंसिटी के ऊपर ही अवेलेबल होता है. एलिमेंटल स्टेट के जब ऊपर हम लोग ऊपर उठेंगे
तो बायोमैकेनिकल डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज, insects, human suits, it is available to this earthly plane. तो three represent duality because there is consciousness, and because of this human suit we are getting aware of everything. Because of this awareness we are exercising what is light, what is dark in dual term always. So because of this awareness this term called duality came. Because of this awareness this term called duality came, and inside the creation this is represented by upper chakras because it represent wisdom. That's why inside the creation 3 is a masculine in nature. Number itself is masculine in nature, and outside the creation जो हम लोग का कोर एग्जिस्टेंस है, इंटेलिजेंस है, 3 रिप्रेजेंट एग्जिस्टेंस. बिकॉज 3 के कारण ही हम लोग एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. ठीक है. 4 is the number represented union of फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन. जब हम लोग सबको ये कॉन्शियसनेस को समझ लिया, फेमिनाइन को समझ लिया, ड्युअलिटी को समझ लिया, तो 4 नंबर इज एसोसिएटेड विद यूनियन ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन. मीन्स आवर इमोशनल बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4. हमारा जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट या फेमिनिन एस्पेक्ट और मैस्कुलिन एस्पेक्ट जो भी बैलेंस होता है, उसके बाद हमारे अंदर सर्टेन स्टेबिलिटी आता है. दैट्स रिप्रेजेंट इनसाइड द क्रिएशन हैप्पीनेस. फिर उसके बाद 5 आता है. 5 रिप्रेजेंट बैलेंस. जब हैप्पीनेस आता है वी अटेन लव. व्हेन वी अटेन लव वी कंप्लीटली बैलेंस आवरसेल्फ. व्हेन वी बैलेंस आवरसेल्फ इनसाइड द क्रिएशन it manifests itself as patience and ability to work toward a higher goal, constant work. तो inside the creation it is patience, work, काम करने का एक मतलब डायरेक्टेड गोल के टुवर्ड काम करना. ठीक. 6 रिप्रेजेंट क्रिएशन इटसेल्फ. अब क्रिएशन 6 is used by the darkness, dark energies also, light energy also. 6 is not a bad number, but it is a wide array of. इस नंबर को डिस्कस करना दिस नंबर इज़ अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर. तो 6 मीन्स आप क्रिएशन को समझें. अब क्रिएशन को इनसाइड द क्रिएशन दिस रिप्रेजेंट ग्राउंडिंग. मीन्स अगर आप क्रिएशन को समझ लिए, ग्राउंडेड नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप कभी कहीं भी लेविटेट कर सकते हो. आप डार्कनेस की तरफ भी जा सकते हो, लाइट की तरफ भी जा सकते हो. इसलिए इनसाइड द क्रिएशन हमारा ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो हमको कोई भी कुछ भी बता के अपने तरफ खींच सकता है अगर ग्राउंडेड नहीं है. तो दैट्स वाई 6 इज़ अ फेमिनाइन इन नेचर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आवर लोअर चक्रा. जिनका भी लोअर चक्रा वीक होता है, रूट चक्रा वीक होता है, ग्राउंडेड नहीं होता, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए रूटेड होना, ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर रूटेड नहीं है तो आपकी ऑरा फील्ड में नेगेटिव एलिमेंट का पेनिट्रेशन बहुत ईजी हो जाता है. आप अपने ऑरा को वीक करने के बाद आपका पेनिट्रेशन है आपके ही ऑरा फील्ड में, उन एनर्जीज का पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण आप और डिरूटेड हो जाते हो. फिर आप और नीचे लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में चले जाते हो. इसलिए ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. नाउ कम्स टू 7 रिप्रेजेंट राइज इन कॉन्शियसनेस. सिंपली मीन्स जब आप सर्टेन स्टेट ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी को राइज करते हो तो आप अपने कॉन्शियसनेस में ऊपर उठ जाते हो. यू कैन कॉल इट अ सर्टेन, जैसे हमारे अंदर 7 चक्रास हैं, 7 मतलब एक सर्टेन, कैसे बोल सकते हो, सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी स्टेट को आप अटेन करते हो तो आप अपना
कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर उठा लेते हो। इनसाइड द क्रिएशन इट इज स्पिरिचुअलिटी। 8 रिप्रेजेंट कल्मिनेशन ऑफ ऑल द डार्कनेस एंड लाइट इन्फॉर्मेशन। मीन्स सारा डार्क और लाइट का कल्मिनेशन है। मीन्स सारा का सारा इंफॉर्मेशन 8 के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका अबेंडेंस डिसाइड होता है। इनसाइड द क्रिएशन 9 रिप्रेजेंट टोटलिटी। मीन्स आप टोटल हो चुके हो, टोटलिटी को एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप किसी भी डेंसिटी में एग्जिस्ट करते हो, आपका एक सर्टेन अपग्रेडेशन होता है, हमेशा एक अपग्रेडेशन होगा। दैट्स वाई इनसाइड द क्रिएशन 9 इज एसोसिएटेड विथ मदर एंड फादर यूनिवर्स। Or 9 is associated with number 432. 9 is associated with ओमकार। अब ऐसा क्यों है ये हम लोग आगे समझेंगे जब पंच महाभूत को हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेवल में। इससे पहले तो आप इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप हमारी प्यारी सी सिस्टर का एक वीडियो है, उन्होंने 6 डायमेंशन से लेकर 12th डायमेंशन तक डिस्कस किया है, आप उन्हें जाकर देखिए। उन्होंने बहुत प्यारा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया है एंड इट इज़ वेरी 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 गुड एंड हेल्पफुल। आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो हम लोग क्या समझे, नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स का बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश किए हैं। तो अब जब ये समझ चुके हैं तो अपने बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं, जो कि मुझे अम्बा के माध्यम से संकेत के रूप में, सांकेतिक रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जब हम लोग ये सब अपने इनसाइड द क्रिएशन जो भी हम लोग एस्पेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ट्रुथ को देखते हैं, फिर हम लोग खुश होते हैं, पेशेंस अटेन करते हैं, काम करते हैं, फिर हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अबंडेंस को गेन करते हैं, टोटलिटी को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब ठीक है, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब कोर बातें, अब हम लोग अपने अब फेमिनाइन साइड और मैस्कुलाइन साइड के ऊपर काम कैसे किया जाए। अब थोड़ा सा बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर 16 इम्प्योरिटीज़ होते हैं। 16 इम्प्योरिटीज़ का योगिक ट्रेडिशन में बात किया गया है। 16 इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद बॉडी। अब 16 इम्प्योरिटीज़ को आप गूगल करना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें से जैसे पसीना हो गया, खून हो गया, फिर आँख में जो जम जाता है सोने के बाद वो हो गया, फिर हमारे चेहरे से ऑयल निकलता है वो हो गया, हमारा सलाइवा हो गया। दीज आर सर्टेन लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब ये है कि आप इन सभी एस्पेक्ट को, इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे एस्पेक्ट। ब्लड इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ब्लड कितना प्योर है, ये आपका दिनचर्या कैसा है, आपका खाने का रहन सहन, आपका खाने का ढंग कैसा है, आप तामसिक भोजन को ग्रहण कर रहे हो या राजस्व भोजन को ग्रहण कर रहे हो या सात्विक भोजन को ग्रहण कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। डिपेंड ऑन दैट आपका उसी तरीके से आपके 16 इम्प्योरिटीज़ का वेरियस डिमार्केशन होता है। तो 16 इम्प्योरिटीज़ का 16 जो है, जो आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्रिएट कर सकता है, इसका प्योर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको इम्बाइब करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करके प्रचलित है। 16 सोमवार, 16 मंडेज। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सतीत्व को प्योर करते हो। सतीत्व मतलब अपने शरीर को प्योर करते हो, अपने फेमिनाइन साइड को ग्राउंड करते हो, प्योर करते हो। तो अपने पुरुषार्थ को, अपने मैस्कुलिन साइड को पुरुषार्थ को अटेन करते हो। अब पुरुषार्थ क्या होता है? जो पुरुष है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक जेंडर से, मैं पुरुषार्थ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एवरीवन, whether it is male, whether it is female, whether it is transgender, every single person. Similarly, Satitva is also applicable for everyone, मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी हो। तो पुरुषार्थ क्या है? तो बेसिकली हमारे
वेदास में 4 पुरुषार्थ के बारे में बात किया गया। एवरीवन हैज़ टू अटेन ऑल द 4 पुरुषार्थास। पुरुषार्था तब आएगा जब आप सर्टेन लेवल ऑफ एक्जुबिलेंस बैलेंस में होगे। तो पहला होता है धर्मा, दूसरा होता है अर्थ, अर्थ मतलब मनी, पैसा। तीसरा होता है काम, काम मीन्स क्रिएशन ऑफ एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। काम, काम वो मत सोचना लस्ट, दैट इज़ नॉट काम, दैट इज़ वासना। ठीक है, काम पे आप कंट्रोल नहीं होगे तो वही आपका काम वासना में मैनिफेस्ट होता है, उसका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वासना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोक्ष। अब इसको हम लोग हमारे जो टेक्स्ट हैं रामायण से इसको कोरिलेट करते हैं। धर्मा इज एसोसिएटेड विथ राम। एक्चुअली जो हमारे नारायण जी हैं, जो विष्णु भगवान है, वो चतुर्वेदी स्वरूप में दशरथ के घर में पैदा हुए थे। चतुर्वेदी अर्थात 4 रूप में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिसमें से लक्ष्मण और शत्रुघ्न मतलब सगे भाई थे, एक ही माँ से दोनों हुए थे। और राम और कैकेयी का पुत्र कौन था? भरत। फिर राम और भरत अलग अलग थे, लक्ष्मण एक ही माँ से पैदा हुए थे। तो राम रिप्रेजेंट धर्म, अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय लक्ष्मणा, कामा इज रिप्रेजेंटेड बाय शत्रुघ्न, एंड ये भरत रिप्रेजेंट करता मोक्ष को। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म जहाँ भी होगा वहाँ पे अर्थ का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मीन्स धर्म के लिए हमेशा पैसे का होना अनिवार्य है। दैट्स वाई इन द होल सारे रामायण के प्रसंग में राम और लक्ष्मण को साथ देखा गया है। और अपने क्रिएटिव एनर्जी को मोक्षा की तरफ ले जाने के लिए दोनों काम और शत्रुघ्न और भरत को साथ देखा गया है। तो काम को हमेशा मोक्ष, अपना जो क्रिएटिव एनर्जी है वो हमेशा मोक्ष की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी आप मोक्ष को पा सकते हो। अपने क्रिएटिव एनर्जी को मोक्ष की तरफ ट्रांसम्यूट करना सीखिए, अपने ही क्रिएटिव एनर्जी को। इसी को ट्रांसम्यूटेशन बोला जाता है एक्टिव सेंस में। और जो भी इंसान अर्थ और काम को एक साथ लेकर चलेगा वो उसका काम किस रूप में मैनिफेस्ट होगा? वासना के रूप में। अर्थात आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, अब उसी पैसा से आप क्रिएटिव एनर्जी को, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है माया से, आप माया को समझते नहीं हो, इसलिए माया से एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो काम वासना के रूप में मैनिफेस्ट होने लगता है। इसलिए अर्थ और काम को पूरे रामायण के प्रसंग में अर्थ और काम को एक साथ कभी नहीं दर्शाया गया है। दिस हैज़ वेरी डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। एवरी सिंगल इवेंट हैज़ अ डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो ये चारों पुरुषार्थ का आप समझ गए होंगे मतलब। तो इसलिए किसी भी धार्मिक काम में धर्म बहुत बड़ा चीज़ है। धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन, धर्म इज़ अ वेरी बिग थिंग। धर्म को समझाना 4 से 5 घंटे, धर्म बहुत बड़ा चीज़ है। समझाना मैं तो कैपेबल भी नहीं हूँ। धर्म इज़ सच अ बिग थिंग, ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, एंड इट इज़ ओके। तो हम लोग क्या क्या समझे, ये सब समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 14 लोकास के बारे में, जिसमें से ये जो ऊपर के लोकास हैं वो हमारे एज ए चक्रा सिस्टम ह्यूमंस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जो नीचे का जो लोकास मैं बताया था, ताला, विताला, सुताला, तलातल, महातल, रसातल और पाताला, ये जो है चक्रा सिस्टम एनिमल्स में अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसमें दोनों का प्रोजेक्शन होता है, डार्क का भी लाइट का भी। तो इसलिए हमें अपने रेप्टिलियन ब्रेन का एनिमल जो भी एसेंस है उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी इंट्रिकेट डीप साइंस। मैं ऊपर बता रहा हूँ, दिस अ वेरी डीप, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे से पता नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो
अब हम लोग समझते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में। अब हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, भगवान के बारे में समझ चुके हैं। हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, 1600 ये सतीत्व क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे पंच महाभूत को इन द टर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने अब तक आपको पंच महाभूत को मैंने बताया था इन द टर्म ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन नेचर। अब हम लोग पंच महाभूत को इन द टर्म ऑफ एनर्जी समझेंगे। तो हमारा जो 5 महाभूत है, दैट इज अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, एंड 5th वन इज ईथर, ईथर हो गया। तो ये 5 महाभूत का क्या अलग अलग, ये पंच महाभूतों का प्रॉपर्टी है। तो अर्थ एलिमेंट के इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, 5 प्रॉपर्टी है। साउंड, टच, फॉर्म, उसका सर्टेन फॉर्म है, रस मीन्स टेस्ट, एंड गंध इज स्मेल, 5 प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली थिंग इज हमारे अंदर का भी सर्टेन लेयर ऑफ, हम लोग क्रिएशन को कैसे जानेंगे, अपने क्रिएशन को, बॉडी को कैसे जानेंगे। बॉडी को जानने के लिए हमको अंदर वी हैव टू मूव इनवर्ड। जब अपने बॉडी को जानेंगे तो सारे जो एनर्जीज हैं, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सारे एनर्जी को भी समझ जाएंगे। आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो अर्थ इज एसोसिएटेड विथ 5 प्रॉपर्टीज। जब हमारा डिसोल्यूशन होता है, जैसे जैसे हम लोग, हमारे अंदर का लाइट कोड एक्टिवेट होता है, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन होकर हम लोग का डेंसिटी लाइट होता है, हम लोग वो हाइयर डेंसिटी की तरफ ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो सर्टेन एस्पेक्ट भी डिजॉल्व होता है। तो अर्थ से जैसे वाटर एलिमेंट की तरफ हम लोग पहुँचेंगे तो एक प्रॉपर्टी जो होता है गंध, वो डिजॉल्व हो गया। जब वाटर से हम लोग फायर की तरफ जाएंगे तो एक और प्रॉपर्टी डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज टेस्ट। जब फायर से हम लोग एयर की तरफ जाएंगे, तो वाटर में क्या क्या हो गया, वाटर का 4 प्रॉपर्टी है, साउंड, टच, फॉर्म एंड टेस्ट, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। उसी तरह फायर का 3 प्रॉपर्टी है, साउंड, टच एंड फॉर्म। उसी तरह एयर का 2 प्रॉपर्टी है, साउंड एंड टच। और ईथर, आकाश का सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, दैट इज साउंड। तो हम लोग का जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, हम लोग अपने सगुण स्वरूप से अपने निर्गुण स्वरूप की तरफ जाते हैं, तो हमारा भी डिसोल्यूशन होता है। तो हम लोग को जब इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं, आत्मन की तरफ जब हम लोग मूव करते जाते हैं, तो हमारा हैबिट इसलिए चेंज होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इननेट प्रॉपर्टीज ऑफ आर एलिमेंटल स्टेट। जब हम लोग अर्थली एलिमेंट से होते हैं, हम लोग के जैसे कुछ भी कचरा वचड़ा खा रहे हैं, तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, जो बदबू आता है, वो बहुत पंजेंट स्मेल आता है। जब हम लोग सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा पसीने का गंध भी बहुत नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ और जाएंगे तो ये हमारा वाटर एलिमेंट प्यूरिफाई होने लगता है। जब हम लोग और इंट्रिकेटली अंदर जाएंगे तो उस टेस्ट का भी, रसा का डिसोल्यूशन हो जाता है। मीन्स हम लोग को खाना स्वाद के हिसाब से नहीं हम लोग फिर खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं अपने वेलबींग के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए, नरिशमेंट के लिए। टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉपर खाना चाहिए मुझे बस। जब और ज़्यादा डिसोल्यूशन होता है तो हमारा फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्म डिसॉल्व, जिसको बड़े बड़े साधु संत महासमाधि ले लेते हैं, बिकॉज द डिसॉल्व यूज टू डिसॉल्व देयर फॉर्म ऑल्सो। अब एक सर्टेन एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड टच। और ज़्यादा डिसोल्यूशन होता है तो उनका टच भी डिसॉल्व हो जाता है, फिर वो अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईथर। और ज़्यादा डिसॉल्व हो गया तो वो कंप्लीट निर्गुण बन जाते हैं, निर्गुण बन गए, कंप्लीट निर्गुण बन गए, मीन्स उनका कंप्लीट डिसोल्यूशन हो गया, भगवान में जाकर विलीन हो गए। दिस इज कॉल्ड सगुण से निर्गुण ब्रह्म तक जाने का सफ़र यही होता है। अब इसको
मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एनर्जेटिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने बताया, हम लोग को बेसिकली हर जगह आपको ये सुनाई देता होगा, दे आर 4 बेसिक काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली ये हम लोग इनसाइड द क्रिएशन सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए चार डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमको दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा एक ही एनर्जी का 4 डिफरेंट स्टेट है। क्योंकि वी आर अर्थली बीइंग, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस हैं, दैट्स वाई आवर एनर्जी इज टोटली एसोसिएटेड विथ ऑल दिस 5 प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग सिर्फ जैसे हम लोग कंप्लीट स्पेस में चले जाएं, स्पेस में अगर चले जाएं तो हम लोग क्या ग्रेविटी को नहीं फील करते, बिकॉज हम लोग ग्रेविटी को इसलिए नहीं फील करते, उस समय हमारा एक ही एस्पेक्ट इस कॉस्मोस से कनेक्टेड होता है, हमारा ईथर एस्पेक्ट। अगर ईथर एस्पेक्ट नहीं हो तो हम लोग एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। ओनली दिस एस्पेक्ट इज ईथर एंड एयर एस्पेक्ट, ओनली दिस 2 एस्पेक्ट इज taken care of. That's why we feel completely light, completely formless light. This is the sole reason. Simply means कि हमारा ग्रेविटेशनल पुल वहाँ भी काम करता है, बट इन द मोस्ट सटलेस्ट फॉर्म, बहुत सूक्ष्म रूप में वो काम कर रहा है। दैट ग्रेविटेशनल एनर्जी सिंपली मीन्स कि जो हमारा जो कॉस्मोस है उसमें every single thing is entangled in a form because of this ether nature of energy which is always surrounding us. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे न्यूटन ने बोला कि सेब गिरा धरती पे, तो उन्होंने ग्रेविटी को उसको बताया कि ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण ऐसा हुआ। चलिए ठीक है। अब जो भी अर्थली एलिमेंट है ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। F इक्वल्स टू सर्टेन कांस्टेंट K, मास m1 m2, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट का मास m2 एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम d²। तो ये जो है फोर्स जो है ये दोनों के मास से डीपली कोरिलेटेड है और उन दोनों का डिस्टेंस से भी डीपली कोरिलेटेड है, कितना दूर है उसके हिसाब से ये एनर्जी लगेगा, राइट। ये एनर्जी डिराइव किया गया है। अब वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से ऐसा है, ये बोला जाता है जो अंश है, जो पार्ट है, हमेशा किस तरफ अट्रैक्ट होगा, अपने अंशी की तरफ। अंशी मतलब सोर्स की तरफ। पार्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस सोर्स। तो दैट एप्पल इज अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ एलिमेंट, दैट्स वाई इट हैज़ गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थली प्लेन। अंश हमेशा अंशी की तरफ। अब बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा। सिमिलरली वाटर एलिमेंट हमेशा, बिकॉज आवर अर्थ इज कम्प्लीटली 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर, इसलिए पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, बिकॉज वाटर इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द डीपर वाटर सोर्स। अंश हमेशा अंशी की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। चलिए, ये अर्थ का जो प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी सपोज, और ये वाटर का 4 प्रॉपर्टी सपोज, ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हैं और वाटर कम्प्लीटली अलग है। और मान लीजिए एक ऐसा जगह पे जाते हैं जहाँ पे वाटर उस जगह पे है ही नहीं, तो वहाँ पे अगर पानी को उछालोगे तो कभी पानी नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज दैट एलिमेंट इज़ नॉट एक्सेसिबल और प्रेजेंट एट दैट प्लेस। मतलब ये इसलिए गिर रहा है बिकॉज एवरी सिंगल थिंग इज समहाउ डिराइव्ड आउट ऑफ ईथर। क्यों? ईथर के कारण एयर एलिमेंट आया, एयर एलिमेंट के कारण फायर एलिमेंट आया, फायर एलिमेंट के कारण वाटर एलिमेंट आया, वाटर के कारण अर्थ एलिमेंट आया। मीन्स ईथर इज कंट्रोलिंग एवरी सिंगल थिंग, वन कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज कंट्रोलिंग एवरी सिंगल थिंग।
तो उसी तरीके से फायर को देखते हैं हम लोग। किसी भी चीज़ को फायर, अग्नि को जलाते हैं, इसका लौ हमेशा, जो फायर का जो तेज है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। मीन्स इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सन, इट इज़ ऑल्सो गेटिंग ग्रेविटेटेड टुवर्ड द सन। ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिरेगा। फायर इज ऑलवेज ग्रेविटेटेड टुवर्ड द सन। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इन अ सिमिलर मैनर एयर इज ओमनी प्रेजेंट। अब जब लाइट को आप देखते हो, एक सर्टेन लाइट पैकेट में मूव कर रहा है। ये क्यों पैकेट में? बिकॉज फायर को कंटेन करने के लिए उससे भी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। उससे स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एलिमेंटल स्टेट क्या है? एयर है। तो लाइट पैकेट को तो जो लाइट है, जो इसके ऊपर, जो पैकेट के ऊपर जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, उसको एक कंटेनर चाहिए। बिकॉज उसको डायरेक्शन देने वाला भी कोई चाहिए। अदरवाइज इट विल नॉट मूव इन अ सर्टेन लाइट पैकेट्स। तो वो पैकेट किस चीज़ का है? मोस्ट प्रोबेबली वो पैकेट इज ऑफ एयर। तो एयर इज ओमनी प्रेजेंट। परफेक्ट वैक्यूम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज पर द मॉडर्न साइंटिस्ट ऑल्सो the air particles, they call it virtual particle, used to pop up anytime any place। और तो हम लोग कहीं भी रहें, हवा हर जगह होगा, चाहे वो कहीं से कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ सूक्ष्म स्वरूप में वो हवा मौजूद होगा ही होगा। द फाइनल एलिमेंट इज एथर। एथर मीन्स कि हम लोग का सोल हमेशा स्ट्राइव करता है। कोई चीज़ मान लीजिए हम लोग अचीव किया, हम लोग किसी चीज़ को गेन किया, हम लोग किसी चीज़ को अचीव करें, तो अचीव करने के बाद हम लोग किसको गए? हम लोग वी ऑलवेज अपना हाथ फैलाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। वी फील लाइट एंड वी पे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द हायर सोर्स। मीन्स दैट इज़ ईथर। मीन्स हमारा एक सर्टेन एस्पेक्ट है, हमारे अंदर का एक सर्टेन एस्पेक्ट है जो कि उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज़ ग्रेविटेटेड टुवर्ड दैट इंटेलिजेंस, दैट इज़ ईथर। तो इसको मैं इस फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझा सकूँ। एवरी सिंगल थिंग इज सटल इन अ सटल वे इज अंडर द एम्बिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Everything is under the ambit of gravitational force. Let it be electromagnetic force, चाहे वो वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, डजेंट मैटर। वो इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से उसको हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी डिसोल्यूशन ऑफ एवरी एलिमेंटल स्टेट। आप किसी भी ग्रह पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, हम लोग ग्रेविटी सर्टेन, हम लोग मतलब ग्रेविटी वहाँ पे वैरी करेगा अर्थ के हिसाब से। दूसरे प्लैनेट पे जाओ, वहाँ भी ग्रेविटी वैरी करेगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ऑफ द एलिमेंटल स्टेट एट दोज प्लेस। वहाँ पे प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन बहुत थोड़े से डिफरेंट लेवल पे होता है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हम लोग को थोड़ा सा कम मिलता है। ग्रेविटी इज़ ओमनी प्रेजेंट, याद रखिए। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग आगे क्या क्या देखेंगे। अब आगे हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में समझेंगे, और हम लोग सेक्सुअल स्लेवरी के बारे में समझेंगे, और देखते हैं और क्या क्या देखना है। बताना तो है मुझे बहुत कुछ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैडम माँ का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को बहुत सारा आभार, धन्यवाद।